तो पूरे अल्टरनेटिंग करंट में, पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है? एसी थ्रू वेरियस सर्किट्स, एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू वेरियस सर्किट्स। अब क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देख लेते हैं। पहले एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं पूरे चैप्टर का, फिर हम उससे स्टार्ट करेंगे। एसी थ्रू तो हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन, 7 कॉम्बिनेशन होंगे इसके। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव का मतलब यू आर कंसिडरिंग ओनली रेजिस्टेंस and analyzing that circuit. There may be some inductance also in that circuit, some capacitance also present, but I am considering purely resistive circuit. That means I am ignoring L as well as C in that circuit if it is present in that. Generally, a pure conductor, when AC is flowing through a pure conductor, it behaves as a purely resistive circuit because conductor only show resist, मतलब major part resistance ही होता है इसमें। इंडक्टेंस भी हो सकता है because in any coil or conductor, if you change flux, self induction will occur, back EMF will be induced. But for this derivation we will be ignoring L and C component in any circuit. इसी तरीके से सेकंड क्या होगा? AC थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब यहाँ हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि इंडक्टेंस है और कुछ नहीं है और सर्किट को एनालाइज करें। फिर क्या मानेंगे आप? एसी थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, मतलब इस बार सिर्फ एक कैपेसिटर लिया है, उससे एसी को फ्लो कराया और उस सर्किट को पूरा एनालाइज किया। एनालाइज करने में क्या क्या हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हमें फाइंड करने हैं। फिर इनके कॉम्बिनेशन ले लेंगे आप। एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट। फिर उसके बाद एसी थ्रू आर के साथ सी ले लो, एलसी सीरीज सर्किट या आरसी सीरीज सर्किट। मतलब एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, आपने इन्हें सीरीज में जोड़ दिया। देखो, एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव तो सिर्फ रेजिस्टर होगा, प्योरली इंडक्टिव तो सिर्फ एक इंडक्टर होगा सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव मीन्स सिर्फ एक कैपेसिटर होगा सर्किट में। आरएल मीन्स एक इंडक्टर हो गया और एक रेजिस्टर हो गया सर्किट में, इनके कॉम्बिनेशन से एसी फ्लो होगा। आरसी का मतलब, आरसी का मतलब एक रेजिस्टर हो गया और एक कैपेसिटर हो गया। इसी तरह एलसी सर्किट होगा, इंडक्टर विद कैपेसिटर, तो आप उसे कहेंगे एसी थ्रू एलसी सीरीज सर्किट, एलसी सीरीज सर्किट। एंड फाइनली जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसी थ्रू आर एल सी सीरीज सर्किट, आर एल सी, एल सी आर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, एल सी आर सीरीज सर्किट। यहाँ पे तीनों कंपोनेंट होंगे। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपको शुरुआत के 3 टॉपिक समझ नहीं आते, 3 सर्किट समझ नहीं आते, तो बाद के सर्किट्स आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना? फिर इसके बाद 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें देखना है, जैसे पावर डेसिपेशन इन एसी। एसी सर्किट में पावर डेसिपेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला होगा पावर डेसिपेशन इन एसी। देन रेजोनेंस, by the way resonance is most important part of this chapter, extremely important, I should say extremely important. Then quality factor, because it is the merger of all these 7 circuits, एक तरीके का वो समरी है रेजोनेंस। उधर अगर ये 7 सर्किट नहीं आते तो रेजोनेंस के क्वेश्चन आप इजीली नहीं कर सकते। तो वो एक मास्टर टॉपिक है जिसमें ये सारा
अल्टीमेटली पूछ लिया जाता है. So that is why resonance is extremely important in this chapter. Then quality factor. Then I will add two topics from my side: wattless current and choke coil. This is what we have to do in this chapter. Okay. So we will be starting with AC through purely resistive circuit. और आज की क्लास में शायद वो ही पूरा ना हो पाए, बिकॉज हम AC थ्रू प्योरली रेजिस्टिव को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. और मेरे पढ़ाने के बाद आप किसी का भी क्वेश्चन, चाहे अकेडमी का हो, एनसीईआरटी का हो, नीट का हो, किसी का भी हो, आप इजीली कर पाएंगे अगर आपने ढंग से समझा है तो. AC voltage applied to a resistor. AC through purely resistive circuit. सर्किट बनाते हैं. ये सिंबल AC का है. ये एक रेजिस्टर लगा दिया. ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया. ठीक है. AC अप्लाइड टू अ रेजिस्टर. ये रेजिस्टर R हो गया. अब जनरल इक्वेशन क्या होगी अप्लाइड वोल्टेज की? E is equal to E naught sin omega t, और you can write E is equal to EM, मतलब maximum value sin omega t. Here phi is 0, that is why phi is ignored, because both current and voltage are in same phase. Although we will prove that, but आपको ये याद हो जाना चाहिए, जब मैं बार बार रिपीट करूंगा आप समझ जाएंगे. phi is 0. Phi is 0 why? Because both current and voltage आर इन सेम फेज. देखो वोल्टेज एक यूनिट है, लेकिन ये बाय कन्वेंशन बार बार हम यूनिट से ही डिनोट करते आ रहे हैं पोटेंशियल को, वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, तो वो एक आदत बन जाती है. ठीक है. तो हम पोटेंशियल को वोल्टेज से ही डिनोट लिख देते हैं या डिनोट करते हैं. बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, दैट इज व्हाई फाई इज इक्वल टू 0. अभी सेम फेज का क्या मतलब है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय सेम फेज? क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं हुई. What do you understand by same phase? अभिषेक, एक पूछा तुमसे ही जा रहा. देखो मैं दो वेव बना रहा हूँ. बहुत परफेक्ट नहीं है, बट काम चल जाएगा आपका. फाइन आर्ट्स में बहुत बुरा था मैं. दूसरी वेव बनाता हूँ मैं आपके लिए. ये दो वेव है और ये सेम फेज में है. नाउ व्हाट आई मीन बाय सेम फेज, ये मान लो कि क्या सर सेम फेज मतलब ये है क्या कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी दोनों की? सेम फेज का मतलब जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी सेम हो, बट वो एक कंडीशन है कि अगर फेज सेम हो गया तो फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है. मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होगा कि सेम हो जाएगी. ठीक है. सेम फेज का मतलब है, हाँ बोलो. तो सर्किट में आपने क्या लगाया गोल्ड? ये वाला पोर्शन, ये कंपोनेंट, ये यस
ये जब लगाया था तब भी बताया था, एसी, एसी का सिंबल है ये, एसी सप्लाई। एसी ऐसी वेव की फॉर्म में होती है ना, तो बैटरी का सिंबल तो ये होता है आपका, ये एसी का सिंबल है जो मैंने वहां बनाया वेव की फॉर्म में। ओके, सेम फेज का मतलब है कि द मैक्सिमा, जीरो एंड मिनिमा अकर एट द सेम टाइम। देख लो, ये दोनों एक साथ जीरो पे हैं, एक साथ जीरो हो रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम अटेन कर रहे हैं, फिर एक साथ जीरो हो रहे हैं, फिर एक साथ मिनिमम अटेन कर रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है फिर भी मान लो, ड्राइंग इतनी परफेक्ट नहीं है। एक साथ जीरो अटेन किया, फिर एक साथ मैक्सिमम अटेन किया, फिर एक साथ जीरो अटेन किया, फिर एक साथ मिनिमम अटेन किया, फिर एक साथ जीरो अटेन किया। सेम फेज मीन्स, same phase means both the wave will attain zero maxima सर जीरो का क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लीजिए ना। and minima at same time। क्या कह रहे हो? जीरो को क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लीजिए ना। अभी लिखने को लिख सकता हूँ, बट जो समझाने में बेहतर है वो लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए मेरे ख्याल से। सर मैं तो मैथमेटिकल टर्म्स बता रहा हूँ। वो ठीक है, पर बायो वाले भी तो है, आपके पास मैथ्स है, मैं समझ सकता हूँ। और जीरो यहाँ डिस्प्लेसमेंट से है, मेरा मतलब जीरो से, ठीक है ना। तो सर फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम नहीं होनी चाहिए अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम हो तो? कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे सेम नहीं होगी, वो आप आगे पढ़ेंगे, और आपने पीछे पढ़ा भी है, जैसे बीट्स बनते, ठीक है ना, वहाँ बहुत हल्का, बहुत कम डिफरेंस होता है। वो कांस्टेंट फेज का केस बनता है। जब इंटरफेरेंस आप पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, तब ये चीजें आपको बेहतर समझ आएंगी, क्योंकि ये ओके वेव सर। का चैप्टर तो है नहीं, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में वो सेम होगा, ठीक है ना। अगर सेम फेज में है तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन अगर मैं बहुत डेप्थ में जाऊं आपके लिए, तो ये कम समय के लिए पॉसिबल होता है। इसे फिर हम फिजिक्स में कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स में, कोहेरेंस टाइम एंड कोहेरेंस लेंथ। मतलब बहुत लंबे समय के लिए सेम फेज में नहीं रह सकते हैं, थोड़ा चेंज इनमें आ ही जाता है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्टली आइडियल नहीं हो सकती, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता ना ये। तो आप हमेशा, ये मतलब ये 99% केस में ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन हमेशा नहीं। और वो भी एक लिमिटेड टाइम और लेंथ के लिए ही, कि वो दोनों सेम फेज में है। ये लाइट के वेव के केस बता रहा हूँ मैं। और यहाँ रजिस्टर अगर आइडियल है तो आपके लिए हर सभी केस में एंगुलर फ्रिक्वेंसी और फेज सेम होगा, मतलब दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी और फेज सेम होगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली तभी वो एक साथ जीरो, मैक्सिमा और मिनिमा अटेन कर पाएंगे। क्लियर है? बट यस सर। मैं इसलिए आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को, जब आप वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे वहां भी वेव्स मिलेंगी आपको, तो वहां इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कोहेरेंट। जो सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे होते हैं उसे हम कहते हैं कोहेरेंट वेव। तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए ऐसा नहीं होता, एक कुछ समय के लिए प्रोड्यूस होने के बाद कुछ समय के लिए, और एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए, उसे कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंट टाइम कहते हैं। तो अगर आप इतने डिटेल में नहीं जाते तो फिर आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये ईएमएफ सप्लाई किया आपने रजिस्टर को, और E इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। तो ई एम साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू आई आर। आई कैन बी रिटर्न एज आई नॉट साइन ओमेगा टी, या आई एम साइन ओमेगा टी। So what can you write here? I is equal to Vm by R sin omega t। ठीक है, I को आप क्या लिख सकते हैं, यार आप इधर डिनोमिनेटर में ले आए,
EM/R और VM/R sin ओमेगा t। आपने EM लिया है ना, EM/R sin, ये करंट का एक्सप्रेशन होगा। अब देखो दोनों में ही फेज जीरो है, मतलब दे बोथ आर इन सेम फेज। क्लियर है? आर कांस्टेंट है, तो इसकी डेरिवेशन बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ समझने की बात है कि EMF और करंट सेम फेज में होंगे, और ऐसा सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होगा। इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच कुछ फेज रिलेशनशिप होगा। प्योरली इंडक्टर है तो 90 डिग्री से वोल्टेज लीड करेगा, प्योरली कैपेसिटर है तो 90 डिग्री से करंट लीड करेगा। अब जिन्होंने ऑसिलेशन या वेव्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है 11th में, उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उसे शॉर्ट आउट करेंगे जैसे भी होगा। ठीक है, अब समझो आप मेरी बात। एवरेज वैल्यू क्या होगी अभिषेक यहाँ? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ फुल साइकिल, पूरे साइकिल के ऊपर एवरेज वैल्यू क्या होगी? जीरो। भाई आधे टाइम के लिए ये पॉजिटिव है, फिर आधे टाइम के लिए नेगेटिव है, अल्टीमेटली पॉजिटिव और नेगेटिव जो मिलके क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? जीरो। तो जब हम एसी की बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो एवरेज करंट और एवरेज ईएमएफ ओवर द कंप्लीट साइकिल जीरो हो जाए। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि पावर कंजम्पशन भी जीरो हो गया? इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन that power consumption is also zero over a cycle। कोई बता सकता है क्यों? Because power consumption depends on I square, I square, and I square अगर निगेटिव भी है, I करंट की मिनिमम निगेटिव वैल्यू भी है, तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए पावर कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब ओवर द कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू तो जीरो होगी करंट की, लेकिन एवरेज पावर जीरो नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर द कंप्लीट साइकिल। और इसे कहाँ से डिराइव करेंगे आप? जूल्स हीटिंग से।